चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने लाइट रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आज हम जाहिर सी बात है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज डार्क रिएक्शन। लेकिन एज यूजुअल मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की पिछली क्लास की कितनी नॉलेज है, कितना आप लोगों ने याद किया है, ये सब टेस्ट करना तो बनता है, राइट? सो लेट्स चेक हाउ मच यू गाइज रिमेम्बर। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आप लोगों का। पिछली क्लास में से हमें कितना याद है उसका एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। आर यू गाइज रेडी फॉर दिस टेस्ट? चलिए, लेट्स डू इट इन द फॉर्म ऑफ पोल्स। चलिए, सभी पोल्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं करेगा। ठीक है, पहले सिर्फ फर्स्ट का आंसर देंगे हम, फिर धीरे धीरे बाकी क्वेश्चंस का। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देगा। एवरीबडी शुड आंसर इन द पोल्स। 18 बच्चे हैं, मुझे 18 के 18 आंसर्स चाहिए। हरी अप हरी अप। पहले सिर्फ फर्स्ट ही पोल मैंने लॉन्च किया है, पहले सिर्फ फर्स्ट का आंसर देंगे। 6 वोट्स आ चुके हैं, 6 के 6 गलत हैं। अगर चैट बॉक्स में करते हैं ना तो एक को देख के सभी अपना आंसर बदल लेते हैं, इसलिए मैंने पोल्स करवाया है कि आज देखते हैं सब अपने अपने आंसर्स तो देंगे एटलीस्ट। आई हैव गॉट 11 वोट्स एज ऑफ नाउ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। 5-6 बच्चे और रहते हैं, वो भी जल्दी से वोट कीजिए। देखिए बच्चे, जो रूल्स है वो आपको याद होने चाहिए। क्लास में इंटरेक्टिव रहना है, पार्टिसिपेट करना है। दिस इज अ रूल फॉर एवरीवन, यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, फिर क्लास को बीच में लीव नहीं करना, दैट इज ऑल्सो रूल। एवरीबडी हैज टू अबाइड बाय दिस रूल्स, ओके? 14 वोट्स, वेरी गुड वेरी गुड। 15, शाबाश। कोई बात नहीं निमेश, एटलीस्ट आपने आंसर दिया। चलिए, अब मैंने सेकंड पोल भी लॉन्च कर दिया। हरिडली आप लोग सेकंड का आंसर भी दीजिए, फिर हम सबको डिस्कस करते हैं, उसका रिजल्ट डिस्कस करेंगे। 16 वोट्स आ चुके हैं, वेरी गुड, दैट इज रियली इंप्रेसिव। 18 में से 16 बच्चे एक्टिव हैं, एक दो बीच में होते हैं जो फोन को साथ में रख के बैठे होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको भी देख लेंगे हम, वो कौन है, पहचान लेंगे, ढूंढ निकालेंगे उन बच्चों को भी हम कि वो कौन से बच्चे हैं। सेकंड आंसर दे सकते हो आप पोल्स में जाके। 7 वोट्स आ चुके हैं। ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। फर्स्ट को 18 के 18 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, रियली गुड। इससे पता लगता है कि आप लोग कितने ज्यादा अटेंटिव हो। वेरी गुड, ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, बट सब अटेम्प्ट करेंगे। इलेवन वोट्स, गुड। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, पोल्स में आप जाके इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। थर्ड पोल भी लॉन्च हो गया है। अमेजिंग, मतलब बड़ा दिल खुश हुआ ये देख के कि 100% क्लास जो है वो अटेम्प्ट कर रही है क्वेश्चंस। चलिए जल्दी, थोड़ा सा स्पीड रखिए, थर्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम पोल को एंड करेंगे एंड देन विल कम टू द आंसर्स। डन ऑल। चलिए चलिए, तो हम पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट कैसा रहा आप लोगों के लिए?
सेकंड का आंसर रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। और देखिए देखिए आप लोग अपनी ये रिपोर्ट कार्ड है जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों की। और थर्ड का अब तक का रिस्पॉन्स ऐसा था। चलिए तो अब मैं सारे पोल एंड कर रही हूँ। चलिए तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहले का आंसर मैक्सिमम बच्चों ने डी दिया। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि बहुत सारे बच्चों का 12 बच्चों का गलत है, सिर्फ 4 बच्चों का सही है जिन्होंने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिर्फ ये क्यों? क्योंकि PS1 इज द फोटो सिस्टम प्रेजेंट ओनली इन, मतलब ऐसा फोटो सिस्टम जो सिर्फ कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, ओनली PS1 ही प्रेजेंट है। प्लांट्स में तो PS1 एंड PS2 दोनों होते हैं, है ना? बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। सिर्फ PS1 कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? बैक्टीरिया में। बताया था ना, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही थी जिसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। याद आया सबको? देख लिया आप लोगों ने कितने बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था? इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा ना, ओनली देखना मिस हो गया। बिल्कुल, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एक वर्ड ऐसा होता है जो पूरे सेंटेंस का मतलब बदल देता है। उस वर्ड को मिस नहीं करना। जिसने मिस कर दिया, 1 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स पीछे चले गए आप। इसका आंसर ये है बच्चे कि मैंने पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ PS1 ही होता है। आप लोग प्लांट्स कह रहे हो, प्लांट्स में PS1 PS2 दोनों होते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ PS1 होता है? वो बैक्टीरिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही चलती है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए सेकंड का देख लीजिए आंसर। सेकंड का मैक्सिमम बच्चों ने डी सिलेक्ट किया, ओनली देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। यहाँ पर जितनी मर्जी गलतियां कीजिए, कोई चक्कर नहीं है। ये जो 8 बच्चे हैं ना, इनका ही सही है ये आंसर सेकंड का। रॉ मटेरियल, ये कौन है जो बी और ए सिलेक्ट कर रहे हैं? NADP क्या नहीं है रॉ मटेरियल? NADPH2, ये तो प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल पूछा है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कौन सा इनपुट में चाहिए? हमें ADP चाहिए। ADP फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? ATP में। वाटर, वाटर क्या बना रहा है? ऑक्सीजन गैस। NADP से क्या बन रहा है? NADPH2। हाँ बिल्कुल, NADPH। हाँ, CO2 भी है रॉ मटेरियल, बट इसमें ऑप्शंस में नहीं है। तो क्या हो गया? नहीं है ऑप्शन में, बट जो है उनमें से तो सिलेक्ट करना था सही। समझ आया? ये सही किया। वेरी गुड। चलिए थर्ड देखते हैं आप लोगों ने थर्ड का क्या किया है। थर्ड में 15 में से मेजोरिटी ने सी सिलेक्ट किया है, और ये 9 बच्चों का सही है। बाकी ये जो 6 बच्चे थे इनका गलत है। NADP सिर्फ जेड स्कीम वाले रिएक्शन में हो रहा है। सिर्फ जेड स्कीम वाले में NADPH बनता है। जो साइक्लिक है उसमें तो सिर्फ ATP बन रहा है, ओनली ATP। ऑक्सीडेटिव तो हमने किया ही नहीं। हमने तो कल साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ा था, उसमें से बड़ा क्लियरली बताया था कि साइक्लिक में ही NADP की रिडक्शन हो रही है। सॉरी, नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में नहीं हो रही है। याद आया? स्पेशली बोलकर भेजा था आप लोगों को कि पढ़ के आना है, टेस्ट लेने वाली हूं मैं।
नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान रखना कि मैं इस तरह से टेस्ट लूंगी हर क्लास में आने से पहले, तो एवरीबडी हैज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। 3 में से 2 सही गए, वेरी गुड। सी है, बिल्कुल इसका आंसर सी है, ठीक है। बीच में बच्चे क्लास लीव नहीं करनी, आई एम रिपीटिंग। देखो मैक्सिमम के 2 सही है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम 3 on 3 भी कर लेंगे, ठीक है। निमेश के सभी गलत, चलो कोई बात नहीं निमेश, ये पिछली क्लासेस ना लगाने का नतीजा है। गायत्री हैज डन ऑल राइट, वेरी गुड गायत्री। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग क्लास लगाएं, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। ये कहानियां जो है ना ये ज्यादा याद रहती हैं। चलिए तो अब हम आते हैं अपने डार्क रिएक्शन में। पायल के 3/2 कैसे हो सकते हैं? 2 अटेम्प्ट किए और उसमें से 3 सही हो गए। पायल जी, ये कैसे पॉसिबल हो गया, हमें भी बताइए। उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी, इट वाज जस्ट जोक, ठीक है। ओके, सो जो डार्क रिएक्शन है, पहले हम डार्क रिएक्शन के बारे में जाने कि एक थर्मोकेमिकल है, ये फोटोकेमिकल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें फोटो नहीं चाहिए। फोटो मतलब हमें लाइट नहीं चाहिए। तो क्या ये अंधेरे में होता है रिएक्शन? द आंसर इज नो, ये अंधेरे में नहीं हो रहा, ठीक है। ये सिर्फ, इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इसको इसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन बना रहा है? लाइट रिएक्शन से बन के आ रही है, ठीक है। तो ज्यादा मैंने बोला था, बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन से आ रही है। डार्क रिएक्शन किसकी तरह है, माँ की तरह या फादर की तरह? डार्क रिएक्शन इज लाइक व्हाट, मदर और फादर? इट इज लाइक फादर निमेश, नहीं निमेश आपने सुनी नहीं है कहानी इसलिए आपको नहीं पता, इट इज लाइक मदर। व्हाई इज इट लाइक मदर? क्योंकि मम्मी खाना बनाती है, वैसे इस रिएक्शन में हमें फूड मिलता है। बिल्कुल अंजलि, वेरी गुड। पापा सिर्फ खाना बनाने के लिए पैसे कमा कर लाते हैं, खाना तो घर पे मम्मी बनाएगी। तो ये डार्क रिएक्शन इसी तरह है, लाइट रिएक्शन से पैसे मिल गए, पैसे मिल गए इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लाइट रिएक्शन से क्या मिला हमें? व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम लाइट रिएक्शन? एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वेरी गुड पायल, एंड NADPH, वेरी गुड प्रभजोत। इट इज नॉट NADP, इट्स NADPH। ये लाइट रिएक्शन से मिला, गुड सृष्टि, गुड पायल। इसको किसने यूज कर लिया? मदर ने, टू मेक फूड, फूड यानी कि हमारा ग्लूकोज। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम इन प्रोडक्ट्स को लेकर फूड बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये सब कैसे बन रहा है, एटीपी, NADPH, ऑक्सीजन, ये सब कैसे बन रहा है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि फूड कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा डार्क रिएक्शन। बच्चे वो समझना भी नहीं है, NADPH और NADPH2 में आपने डिफरेंस अभी समझना भी नहीं है, हमारे काम का सिर्फ NADPH है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइट रिएक्शन में वाटर यूज होता था, डार्क रिएक्शन में कौन यूज हो रहा है? CO2 फिक्स हो रही है। तो इसमें हम CO2 को फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। वेरी गुड दिशा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। और ये जो है इससे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बनने वाले हैं, और ये सबसे पहले ब्लैकमैन ने किया था। ये तो आपको याद करना आसान रहेगा, डार्क रिएक्शन, नाम भी डार्क डार्क, ब्लैकमैन ये भी डार्क डार्क, इसने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था डार्क रिएक्शन को, ठीक है। इसलिए इसको हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए ओके, लेट्स सी। हमारी एक लीफ है, बहुत बड़ी लीफ बना रही हूं मैं। लीफ के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है? उस सेल को हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल, वेरी गुड। दीपक की टाइपिंग बड़ी फास्ट है, एक्सीलेंट। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है?
क्लोरोप्लास्ट, ये व्हाइट कलर का क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैंने। अब लाइट रिएक्शन किस में हो रहा था? लाइट रिएक्शन किस में हो रहा था? थाइलाकॉइड में। वेरी गुड प्रभजोत। ये थाइलाकॉइड था, बड़ा बनाते हैं इसको, मैं थाइलाकॉइड बड़ा बना रही हूँ, ठीक है। थाइलाकॉइड में क्या हो रहा था? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था याद कीजिए, यहाँ पे ये जेड स्कीम थी जो, ये जेड स्कीम से क्या बन रहा था? NADPH यूजिंग NADP एंड प्रोटॉन, इधर ये बन रहा था, और यहाँ पर वाटर स्प्लिट हो रहा था। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन था ये बड़ी स्पीड से बाहर निकलता था। यहाँ पर एक पार्टिकल लगा हुआ था, कौन सा पार्टिकल था वो? क्या बोलते थे उस पार्टिकल को जिसमें से ये निकलता था प्रोटॉन? F0F1 कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड दीपक, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इससे ये बाहर निकलता था एंड क्या बनाता था? ADP से ATP। और H पॉजिटिव कहाँ जाता था? इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा। वेरी गुड, स्ट्रोमा में आ गया। ये देखिए हमने लाइट रिएक्शन डिवाइस कर लिया। अगर कोई ऐसा बच्चा था जो लाइट रिएक्शन नहीं अटेंड किया था, क्या पता उसको काफी कुछ इसमें हेल्प मिल गई होगी, हमने काफी कुछ कर लिया इसमें से। तो ये तीन चीजें बन रही थी, NADPH, ऑक्सीजन गैस और ATP। ठीक है, अब क्या होता है? अब लीफ में से कौन आता है? लीफ के अंदर आ गया CO2। अब ये CO2 बाहर से भी आ सकता है, ये यहाँ पर हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन यूज करके CO2 निकलती है। तो वो जो CO2 है वो खुद प्लांट के अंदर से जो निकल रही है वो CO2 भी यूज हो जाती है, और बाहर से तो आती ही आती है। ठीक है, तो ये दो तरह से CO2 एंटर कर गई क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो CO2 है ये एक साइकिल में यूज अप हो जाए। साइकिल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो घूम घुमा कर चल रहा है। और इसमें से क्या बन रहा है? इसमें से बन रहा है हमारा फूड, हमारा खाना, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जिससे बाद में सुक्रोज। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो ये जो साइकिल चल रहा है ये है हमारा C3 साइकिल, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये समझ आया? किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट? नो डाउट दीपक? एनीबडी एल्स हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? नो? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा ये करते हैं। देखिए, अब ये जो हमारा फूड बन रहा है, ये जो फूड बन रहा है, नो डाउट है ना? बीच में कोई वो तो नहीं है डाउट वाला? ठीक है, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए हमें। फूड बनाने के लिए नीचे लिखती हूँ, टू मेक फूड वी नीड, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। वो एनर्जी कहां से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम ATP। ठीक है, लाइट रिएक्शन वाले ATP से। दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा, आप ध्यान से देखिए, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है। राइट साइड पे देखिए, बिल्कुल। कार्बन में, CO2 में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। हम ये हाइड्रोजन जो इसमें ऐड कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन कहां से आ रही है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज इट कॉल्ड? रिडक्शन। वेरी गुड। तो हमें रिडक्शन करने के लिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट रजदान, गुड गायत्री,
ठीक है, तो रिडक्शन करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग पावर चाहिए। रिड्यूसिंग पावर मतलब हमें कोई दानवीर चाहिए जो H को डोनेट करे, H को लुटाता फिरे। वी नीड समवन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन करवाता है किसी चीज की। हाँ, तो हमें कोई रिड्यूसिंग पावर चाहिए। ब्लू से लिखते हैं इसको। हाँ, वो रिड्यूसिंग पावर हमें कहाँ से मिल रही है? वो रिड्यूसिंग पावर कौन होगा? कौन है जो अपना एच लुटाएगा? कौन है जो कहेगा कि भाई मेरे पास एच है, तुम ले लो मेरा एच? वो है हमारा NaDPH। अब बिल्कुल बहुत सारे बच्चे H2O लिख रहे हैं। अब आप लोगों के मन में आएगा ही क्वेश्चन कि मैम आप तो आज तक हमें ये पढ़ा रहे थे कि H2O से आता है। बिल्कुल, प्रियांशु ने सही बोला, NaDPH से। लेकिन अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमें आज तक तो आपने ये पढ़ाया कि जो CO2 है प्लस वाटर है, इससे C6H12O6 बनता है। तो हमने मान लिया कि ये जो C है और जो O है, ग्लूकोज का C कार्बन से आता है और O भी इस कार्बन से आ रहा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो वाटर का H है, ये यहाँ आता है। और ये जो वाटर वाला ऑक्सीजन है, ये क्या, इसका क्या होता है? इस ऑक्सीजन का क्या होता है? ये O2 बन के निकल जाती है। तो मैम आपने तो हमें ये बताया कि ये H यहाँ से आ रहा है। अब आप कह रहे हो ये NaDPH से आ रहा है ग्लूकोज में। हाँ, गुड याजदान। अब मैम ये क्या फंडा है? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमें? ये तो नहीं सोच रहे आप लोग? देखो, एक्चुअली मैम सही बोल रहे हैं। मैम इसमें दोनों उसमें सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमारी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस बन रही है। ये प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के कहां पर आ गए? स्ट्रोमा में आ गए। याद कीजिए, जब हमारा NaDPH वाला रिएक्शन, ये Z स्कीम में यहाँ पे NaDPH वाला रिएक्शन हो रहा था, तो मैं क्या बोलती थी कि NaDP और ये H पॉजिटिव, ये जो अवारा स्ट्रोमा में घूम रहे हैं, यही H पॉजिटिव यहाँ पर आके लगता है। तो एक तरह से वाटर का H कह लो या NaDPH का H कह लो, वो सेम ही बात है। क्योंकि NaDPH में भी जो H लगा हुआ है वो उस वाटर का प्रोटोन ही है। समझ आया? ये वाटर का प्रोटोन ही पहले NaDPH पे जाके लगता है, मतलब NaDPH बनाता है, फिर ये NaDPH इधर ग्लूकोज बनाता है। ये समझ आया आप लोगों को कि नहीं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सबको। कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर से आ रहा है H या NaDPH से आ रहा है। वाटर वाला H NaDPH बना रहा है, फिर वही NaDPH डार्क रिएक्शन में आकर अपना H को लुटा देता है उसका भी नहीं वो। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, इट मीन्स कि इनडायरेक्टली वो H2O का ही H है। बिल्कुल, ये H2O वाला H ही स्ट्रोमा में आता है, जिसको NADP उठाता है। और NADP रिडक्ट जो सिंथेटेज था, वो एंजाइम उसको NADPH बनाता है। मैम रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल कर देते हैं, एक बार रिपीट। ठीक है, देखिए अंजलि, मैंने क्या बताया था? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। ये थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड में वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? अंजलि आंसर देगी। ये सब बन रहा है। ये प्रोटॉन बाहर आता है बहुत स्पीड से स्ट्रोमा में, ठीक है। उधर यहाँ पर रिएक्शन चल रहा है हमारा Z स्कीम वाला, जिसमें NaDPH बन रहा था। किससे बनता है? NaDP और H पॉजिटिव। तो ये वही H पॉजिटिव है जो इस NaDP के साथ ज्वाइन करके NaDPH बनाता था। तो NaDPH जो है, मतलब उसका जो H है, ये भी वाटर वाला ही H है। तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं कि वाटर वाला H ग्लूकोज में लग रहा है या NaDPH वाला लग रहा है, इट इज द सेम थिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि खाना बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए जो ATP से मिल रही है, और रिड्यूसिंग पावर चाहिए, यानी कि एक ऐसा केमिकल चाहिए जो अपना H डोनेट कर सके, जो कौन कर रहा है? NaDPH कर रहा है। इतना समझ आया?
इतना समझ आया? ठीक है, तो डार्क रिएक्शन के बारे में अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूं तो हम डार्क रिएक्शन जो है, इज इट टेकिंग प्लेस इन डार्क? नो, इट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन डार्क। ये भी लाइट में ही हो रहा है, बट द ओनली थिंग इज कि इसको डायरेक्टली सनलाइट नहीं चाहिए, इसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स चाहिए। और हमने फिर इसका नाम डार्क क्यों रखा? क्योंकि हम लाइट नहीं रख सकते थे, है ना। लाइट उसका रख दिया था, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसका डार्क रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये डार्क में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको लाइट चाहिए नहीं, होगा ये भी लाइट में। इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, एग्जैक्टली निमेश, उसको लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट हो, हाँ मिस नॉर्मल है, बिल्कुल दीपक, इट इज अ मिस नॉर्मल। दूसरा, ये जो है ना डार्क रिएक्शन, इसमें बहुत ये एंजाइम ड्रिवन है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होंगे, हम पढ़ेंगे आगे आगे। हर स्टेप पे एंजाइम्स चाहिए, हर स्टेप पे एंजाइम्स चाहिए। और आप लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है कि ये एंजाइम्स बहुत जल्दी डीनेचर कर जाते हैं। मिसनॉमर याजदान, मैं बताती हूँ क्या होता है। एंजाइम्स को अगर जरा सा टेम्परेचर ज्यादा मिल जाए, जरा सा पीएच ज्यादा मिल जाए, दे विल डीनेचर, उनका स्ट्रक्चर टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डार्क रिएक्शन है ना, ये सेंसिटिव है, क्योंकि एंजाइम बेस्ड है, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, तो एंजाइम्स जो है वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन भी सेंसिटिव है, क्योंकि एंजाइम्स ही नहीं रहेंगे तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। तो उनका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत एंजाइम्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब सेंसिटिव है। मिसनॉमर क्या होता है? मिसनॉमर का मतलब होता है यास्तान, एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब उसके एक्चुअल हरकतों से मैच नहीं करता। अब डार्क रिएक्शन नाम दे दिया, अब नाम से ऐसा लग रहा है कि डार्क में हो रहा है, बट एक्चुअल में डार्क में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कुछ कह रहा है, लेकिन इसका नाम कुछ और है, तो इसलिए हम इसको मिसनॉमर कहते हैं, कि इसके नाम पर मत जाना। ठीक है, C3 पढ़ा दिया नहीं, आज पढ़ेंगे बच्चे, हम C3 आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन की ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब जैसे कि आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं C3 साइकिल को, तो कैल्विन जी जो है हमारे, मेल्विन कैल्विन, नाम बड़ा प्यारा है इनका, मेल्विन कैल्विन, इन्होंने ये C3 साइकिल जो है इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, एक्सप्लेन किया था। पहले ऐसा कुछ नहीं हमें पता था, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? प्लांट्स पे नहीं किया, एल्गी पे किया। अब ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगी, फिर आप लोग फिर सोचोगे कि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स में होती है, तो प्लांट्स 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 नहीं करना। हम बैक्टीरिया को भी ध्यान में लेकर चलेंगे, एल्गी को भी लेकर चलेंगे, और प्लांट्स को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, हाँ जी दिनेश, इसको C3 क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल हमने ये देखा कि केल्विन, मेल्विन केल्विन नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको स्टडी किया, एल्गी पर स्टडी किया, और उसने रेडियो एक्टिव CO2 यूज की। एक तो होती है ना कार्बन, नॉर्मल कार्बन 12 वाली, इसने 14 कार्बन वाली CO2 यूज करी। अब रेडियो एक्टिव क्यों यूज की? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए इट वॉज इजी टू आइडेंटिफाई कि इस कार्बन ने जाकर क्या बनाया, क्या बना, ऐसे फिर उसने ट्रेस किया। इसमें सिर्फ आपको ये जानना है, मेल्विन केल्विन ने किया, एल्गी पे किया, और रेडियो एक्टिव CO2 यूज करके किया, बस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये केल्विन साइकिल क्या है? तो क्या आप लोग रेडी हैं केल्विन साइकिल स्टार्ट करने के लिए? एक बार थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स पे जल्दी से। दो तरह के डार्क रिएक्शन होते हैं, C3 C4, अभी हम C3 करेंगे। चलिए, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अरे वाह, आप लोग तो बड़े एक्साइटेड हो, दैट्स गुड दैट्स गुड। थम्स अप लिख के नहीं भेजना था, थम्स अप बना के भेजना था। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी परी, बिल्कुल मैं बताती हूँ अभी। CO2, यहाँ पर CO2 की एंट्री होगी। ठीक है, लैपटॉप से हो, ओके ओके। तो यहाँ पर CO2 की एंट्री होगी। अब CO2 के स्वागत के लिए यहाँ पर कोई खड़ा है, पलके बिछाए, पलके नहीं, अपने हाथों को बिछाए कोई है कैच करने के लिए CO2। ठीक है, और इसका नाम क्या है? CO2 को कैच करने के लिए जो खड़ा है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है, रुबिस्को नहीं है ये, इट इज RUBP, रिब्यूलोज
1,5 बिसफॉस्फेट। ये स्वागत कर रहा है, नॉट रुबिस्को। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, 1,5 ना भी लिखो, बाइफॉस्फेट भी सिंपल याद रख सकते हो। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, और इसके दोनों एंड पे लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तभी इसका 1,5 बिसफॉस्फेट नाम है इसका। अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, अब इसके पास छठा CO2 भी आ रहा है, तो अब ये टोटल जब ये CO2 भी इसके साथ आकर जुड़ जाएगा तो कितने कार्बन का कंपाउंड बना देगा, 1 + 5 6 कार्बन का कंपाउंड बना देगा। लेकिन ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये हाईली हाईली हाईली, हाँ एटमॉस्फेयर से CO2 आएगा बिल्कुल, ये हाईली अनस्टेबल है। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो ये बनाता है CO2 आकर, ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता, तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक कर जाएगा और क्या बना देगा, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना देगा। मतलब 6 का एक नहीं रहेगा, जो 6 मॉलिक्यूल है कार्बन के वो स्टेबल नहीं है, तो ये 3 के टुकड़ों में बट गए। एक ये मॉलिक्यूल बन गया, एक ये मॉलिक्यूल बन गया, एक फॉस्फेट इसके साथ लगी हुई है, एक फॉस्फेट इसके साथ लगी हुई है, स्टेबल क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब वो जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता, ये जब CO2 इसके साथ जुड़ेगी आकर तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा अनस्टेबल होगा, तो ये इमीडिएटली इट विल ब्रेक इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड्स। एक सिंगल 6 कार्बन का कंपाउंड था, अब दो हमारे पास 3 कार्बन के कंपाउंड बन जाएंगे। बच्चे ये टॉपिक मैं कह रही हूँ, इसको बिल्कुल भी क्लास गलती से भी बीच में लीव मत करना, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ना गड़बड़ सी होने वाली है, कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। अगर आपने जरा सी, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो बात हो जाएगी अगर आपने जरा सी भी अपना जो फोकस है वो इधर उधर किया। टॉपिक बहुत आसान है, बट एक चीज है जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है, तो मेक श्योर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक इस टॉपिक को ध्यान से सुन रहे हो, तो बीच में लीव करने की गलती कोई मत करना, ठीक है। ध्यान से सुन लो, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इन्होंने बना लिया 3 कार्बन का कंपाउंड, इसका नाम है 3, लेट मी राइट इट, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जी भी कैपिटल से लिख देती हूँ, फिर आपको इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम 3PGA भी लिख देते हैं, 3PGA। नाम आता है क्यों नहीं आता, देखो इसमें मैं आपको वैसे ही बहुत बड़ा नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। जो जो मॉलिक्यूल्स की जरूरत है सिर्फ वही वही करवा रही हूँ, तो ये तो जो नाम है वो याद करने ही पड़ेंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया या 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जिसमें कार्बन जो है वो ऐड हुई है आकर, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो ये कौन सा स्टेप था, कार्बोक्सिलेशन स्टेप था, जो किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम ये फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन स्टेप को करवा रहा है, और रुबिस्को के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो। ये एंजाइम क्या है, इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में क्या पढ़ा है हमने फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस नहीं बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ा है हमने इसके बारे में, रुबिस्को के बारे में। ये पूरे के पूरे अर्थ पे बहुत ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अबंडेंट।
है बायोस्फीयर में पूरे में। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड दीपक एंड अंजलि। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को करवा रहा है। ये जो एंजाइम है ना, ये बड़ा दोगला टाइप का एंजाइम है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, इसके दो फेसेस हैं, इसके दो रूप हैं। ठीक है, एक अच्छा और एक बुरा। तो अभी वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ रिबिस्को कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है, ये इसका अच्छा रूप है। दोगला, दोगला मतलब जिसके दो रूप होते हैं। बिल्कुल 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 वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इसका अच्छे वाला फेस देखते हैं। कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, ठीक है, प्लांट की मदद कर रहा है, अच्छा रूप है इसका। ठीक है, शैतान नहीं है, अभी इसका देव रूप है, दिव्य रूप है। ठीक है, मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप लोगों को सुना होगा तो आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चले, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमें कार्बन भी ऐड करना, सॉरी हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। देव मानवी, बिल्कुल। अब हमें इसमें कुछ हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना है C6H12, तो H भी तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आएगा रोल हमारे NADPH का। NADPH आया, दानवीर कर्ण, ठीक है, इसने अपना H डोनेट कर दिया, NADP बनाया, निकल गया। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये सिर्फ इससे नहीं चलेगा, इस रिएक्शन के लिए एनर्जी भी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन दे रहा है? ATP। तो इस स्टेप पे हमें ATP भी चाहिए और हमें NADPH भी चाहिए। और ये हमें एक एक नहीं चाहिए, हमें दो दो मॉलिक्यूल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 1 2 दो मॉलिक्यूल्स हैं PGA के, दोनों का इकट्ठे काम चल रहा है। वेरी गुड दीपक, दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो ही NADPH चाहिए और दो ही हमें ATP चाहिए। अच्छा, निमेश रुबिस्को का बता रहा है, बिल्कुल, बट हाँ रुबिस्को के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इस C3 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हमने ATP ले लिया, NADPH ले लिया, लेकिन अभी ग्लूकोज नहीं बना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी करवाई गई है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देखें तो आप पढ़ोगे, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जब हम उसकी रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। फिर जब हम एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये रिडक्शन है, ये मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी पढ़ी है या पढ़नी है, बट अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन हो गई, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था तो क्या बन गया? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया। बना कि नहीं? बना कि नहीं? और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। ये भी ध्यान रखना है, एक मॉलिक्यूल नहीं बने, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इस प्रोसेस को सबसे पहले, इस रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं। ये रिडक्शन है, ठीक है, रिडक्टेज एंजाइम से हो रहा है। इससे बनता है ग्लूकोज, ये आगे बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है, और फिर वापस से क्या करेगा? ग्लूकोज बना के रिबुलोज बाइफॉस्फेट को रीजेनरेट करेगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। यानी कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें रीजेनरेशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें ATP यूज होता है, ATP यूज होता है, एनर्जी यूज होता है। बिल्कुल दीपक, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक CO2 ली, उससे ग्लूकोज भी बन गया और वापस हमारा RUBP भी बन गया। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ही ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि CO2 एक नहीं, 6 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल CO2 पे यूज होते हैं, 6 ही रिबुलोज बाइफॉस्फेट यूज होता है। आप कह सकते हो इसको 6 साइकिल चलते हैं, एक साइकिल से कुछ नहीं होता। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 6 रिबुलोज बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि कितने कार्बन हो गए इसके पास, कितने कार्बन हो गए, एक के पास 5 होते हैं तो 6 के पास कितने हो गए, 30। 30 में 6 और आ रहे हैं बाहर से, यानी कि हमारे पास इन टोटल 36 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, 36 एटम्स हैं कार्बन के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये सिंपल मैथ्स किसी को समझ नहीं आई, मैं रिपीट कर देती हूँ, बट समझ लेना बच्चों, मैंने आपको बोला 6 CO2 6 रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर रही हैं। एक रिबुलोज बाइफॉस्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे कार्बन के, कितने एटम्स हो जाएंगे, 30 एटम्स। 6 CO2 में 6 टोटल हो गए हमारे पास 36। फिर उसके बाद 36 जो होगा 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 2 में डिवाइड हो गया, कोई बात नहीं है, तो यहाँ भी 36 ही है, इन टोटल तो हमारे पास 36 ही है कार्बन एटम्स। 18 18 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी 18 18 हो गया, इन टोटल 36 ही है, इन टोटल 36 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब उसमें से एक ग्लूकोज बना, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6। 6 यहाँ आ गए, बचे कितने, 36 में से 6 ग्लूकोज बन गया, बचे कितने, 30, यानी कि 6 रिबुलोज एज इट इज वापस। रिबुलोज बाइफॉस्फेट जो है, इट इज लाइक अ बोट जिसने CO2 को पकड़ा और वहां जाकर छोड़ दिया। तो आप ये सोचिए कि ये जो ग्लूकोज बन रहा है, इसमें कोई भी कार्बन रिबुलोज बाइफॉस्फेट का नहीं है। ऑल कार्बन एटम्स आर कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं ये सारे के सारे कार्बन एटम्स, CO2 से आ रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, CO2 से आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम IUBP। ये चीज समझ आई आप लोगों को, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? मैंने कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मजा आया इस टॉपिक को पढ़ने में। तो ये हमारा C3 साइकिल था। अब आप लोग कहेंगे इसको C3 क्यों बोलते हैं, ये तो टॉपिक रह गया ना। इसको C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, जो पहला कंपाउंड बना 6 कार्बन वाला, ये तो अनस्टेबल था, उसके बाद बना 3PGA, हमारा 3PGA, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ये लिटिल बिट वाला कौन है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का बना हुआ है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला स्टेबल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। देखिए बच्चे, अगर आप लोग ये टॉपिक बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत जाहिर सी बात है, आप लोगों को पहली बारी में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है लगना। आपको 90% समझ आ गया, 10% नहीं आया, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट ऐसे ही होना चाहिए कि बिल्कुल भी समझ नहीं आया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जितना नहीं आया, जितना थोड़ा बहुत रह गया, आप रिकॉर्डिंग सुन के आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा, नोट्स देखकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं हाँ, ये हो गया, 50-50 आया है, कोई बात नहीं पायल, एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपने करके आना है, रिवाइज करने पर याद हो जाएगा। बिल्कुल 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 याजदान, मेरी कोशिश ऐसी रही है कि मैंने आपको समझाया इस तरीके से कि आप लोग भूल ना पाओ इस चीज को, है ना। मेरे पढ़ाने के तरीके से आप लोगों को इजी तो लगता है, ऐसे तो नहीं लगता कि कंफ्यूज हो गए या कुछ, समझ आता है ना। हाँ, चलिए अब एक एक सिनेरियो देखते हैं। जून जुलाई का महीना है, कड़ी दोपहर का मौसम है, ठीक है। हम लोग भी तो इतनी तेज गर्मी में क्या करते हैं, अपने घर की गर्म हवा ना आए, हम घर की खिड़कियां बंद कर देते हैं ना। बहुत तेज धूप है, जून जुलाई का महीना है, बहुत स्कॉर्चिंग हीट है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो हमारा सेल है, इसके अंदर ये हमारा, चलो मीजोफिल सेल बना देते हैं, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर CO2 आ रही है। CO2 किस में से आ रही है,
कहाँ से एंटर करती है? अगर बाहर से एंटर करना हो CO2 ने, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। एटमॉस्फेयर तो ठीक है, कौन सा पोर्स है वो? ऐसा दिखता है स्टोमेटा कुछ। यहाँ से CO2 अंदर आ रही है, मैंने जूम करके दिखाया आप लोगों को कि डाउट ना हो। गार्ड सेल्स टू मेटल पोर्स, वेरी गुड दीपक। माइटोकॉन्ड्रिया वाली तो आती ही आती है, ये भी आती है। इसके साथ साथ यहाँ जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ये ऑक्सीजन गैस भी यहीं से बाहर जाती है। और गर्मी में प्लांट्स को पसीना भी आता है, पसीना इन द सेंस वाटर भी लूज होता है, तो वो वाटर भी यहीं से जा रहा है। अब जब बहुत ज्यादा हीट होती है तो इन दैट केस ये पानी का लॉस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इतने पसीने छूटने लग जाते हैं, हमारे भी छूटते हैं, प्लांट्स के भी छूटने लग जाते हैं। ठीक है, बट फर्क इतना, वो पसीना नहीं है, वो पानी है। अब ये पानी प्लांट को बहुत जरूरी है, वो नहीं चाहता कि ये पानी बर्बाद हो, इस तरह से लीफ में से निकले। तो उसके लिए क्या करता है प्लांट? प्लांट क्या करता है? प्लांट ये लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है। मैं ऐसे बना देती हूँ, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अब क्लोज स्टोमेटा से क्या होता है? वाटर तो रुक जाता है, वाटर तो बाहर जाना रुक जाता है, लेकिन CO2 अंदर नहीं आ पाती, CO2 भी रुक गई, अंदर से ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती, अंदर से ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रही। वाटर को रोकने के चक्कर में हमने CO2 को भी रोक दिया, हमने O2 को भी रोक दिया, अपने लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी। तो इस केस में अब प्लांट क्या करेगा? इस केस में प्लांट में एक बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होती है, वेस्टफुल प्रोसेस होने लग जाती है। जब देखो प्लांट के अंदर O2 लेवल बढ़ जाएगा, CO2 लेवल कम हो जाएगा, तब होती है फोटो रेस्पिरेशन। अब ये फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट प्रोसेस है, इसका नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि प्लांट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और फिर इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स ने क्या किया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये एक थोड़ा सा सस्पेंस आप लोगों के लिए फिर से बनाना जरूरी था कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर आओ। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया कि कड़ी नॉर्मल कंडीशंस में तो चलो फोटोसिंथेसिस चल रही है, बहुत हाई टेम्परेचर के केस में, एक्सेसिव हीट, वेरी हाई टेम्परेचर के केस में फिर अब क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, और फिर इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट्स में क्या होता है। लेकिन अभी जाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ आया या नहीं। तो एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन हम लास्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो विल यू गाइस गिव एन आंसर नाउ? अच्छा, एक कंसेप्ट अभी मेरा रहता है, पर चलो कोई बात नहीं, आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर मैं समझाती हूँ इसको। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। किसी का आंसर नहीं आया? पंकज इज सेइंग डी, ओके, निमेश इज सेइंग सी, डी, डी, ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, फिर आप लोग आंसर देना इसका। ठीक है, अच्छा, जरा देखिए, गुड़िया ने भी दिया, मैं 1 मिनट देखती हूँ। अच्छा, हमने जब तक तो सिर्फ एक CO2 दी थी, एक CO2 दी थी, जब हमने सिर्फ 1 CO2 दी थी, तो हमारे पास कितने ATP यूज हो रहे थे और कितने NADPH यूज हो रहे थे, बताइए।
जब हमने एक CO2 का साइकिल किया था तब यहाँ पर हमारे पास 2 NADPH चल रहे थे, यूज हो रहे थे, और ATP 2+1 यहाँ पर 3 यूज हो रहा था। 3 ATP 2 NADPH, बिल्कुल सही दीपक, वेरी गुड। 3 ATP एंड 2 NADPH। अब हमारे साइकिल में कितने CO2 हैं? अब हमारे साइकिल में 6 CO2 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 ATP और 12 NADPH। अब इसका आंसर देखो क्या बनता है। अब देखिए इसका आंसर क्या बनता है। निमेश का सही था, निमेश ने तुक्का मारा था या आता था आंसर? हाँ, अब सबका सी बनता है, सबका सी हो गया पायल, वेरी गुड। अब सबका आंसर बदल गया, स्कूल में पढ़ा था, ओके वेरी गुड। 1 by 1, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपने इसका ध्यान देना है। फिर क्या होगा, फिर जो हमारा इसमें क्या होता है, जो NADPH हमें और ATP हमें चाहिए C3 साइकिल में, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये हमारा लाइट रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ हमारा डार्क रिएक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं गुड़िया, कोई बात नहीं। लाइट रिएक्शन से ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, वो डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है। डार्क रिएक्शन में ये यूज होकर क्या बना रहे हैं, इनसे सारा मतलब निकाल लिया, इनसे यूज करके फिर ADP और NADP बना रहे हैं, ये फिर लाइट रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हम डार्क में जा रहे हैं, डार्क वाले लाइट में आ रहे हैं, तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये समझ आया सबको? क्वेश्चन अच्छा था लास्ट वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आता है नीट में। मेक श्योर आप लोग इसको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। हम थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन डार्क रिएक्शन का C3 साइकिल का करेंगे, फिर कल हम फोटो रेस्पिरेशन और फिर C4 साइकिल क्या है, ठीक है, कैम प्लांट्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की, बट आप लोग अपना होमवर्क करके आएंगे, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े डाउट्स पे। ठीक है गाइस, thank you everyone, bye bye, good night. Yes, you can leave, you all can leave now. Thank you.